नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे, आज जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे उन्हीं में मैं फ़िल्टर कर रहा था और एक और बहुत ज़्यादा मैसेज आया कि आपके इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, तो मार्क्स इकोनॉमी वाले पे एक स्ट्रैटेजी आप बना दो, है ना। तो इसलिए मैं आज का ये जो वीडियो है इसमें मुझे 124 मिला था 7 to 10 JPSC में, है ना। 7 to 10 JPSC में मुझे 124 मार्क्स मिले थे, जो ठीक मतलब ठीक क्या मैं कहूँगा कि वन ऑफ द टॉप मार्क्स थे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि लास्ट टाइम इकोनॉमी में सबको बहुत कम मार्क्स मिले थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया जाए, आपको थोड़ा गाइडेंस दे दिया जाए कि इकोनॉमी पेपर में कैसे आपको स्कोर करना है और मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। और मुझे इस बार भी उम्मीद है, अभी तक तो मार्क्स आए नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मुझे इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स मिले होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरा मार्कशीट, आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये इकोनॉमी का पेपर होता है, पेपर 5, और पेपर 5 में मुझे 124 मार्क्स मिले हुए हैं। तो देखिए, इकोनॉमी के पेपर में मुझे एक कोट याद आता है जो मुझे लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। वो अल्बर्ट आइंस्टीन सर का कोट है, वो है कि एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। अब इस कोट का मतलब क्या है? कोट का मतलब है कि इकोनॉमी के पेपर में खासकर कि आपको सिंपल तो चीज़ें बनानी है, लेकिन ओवर सिंप्लीफाइड नहीं करनी है चीज़ें, है ना। कि जैसे मान लो अगर इन्फ्लेशन पूछा तो इन्फ्लेशन का प्रॉपर डेफिनेशन दो, प्रॉपर उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करो। ये नहीं कि बस इन्फ्लेशन इज़ द राइज ऑफ प्राइसेस, है ना। तो ये एक टेंडेंसी होती है इकोनॉमी में कि काफ़ी ऊपर से देखो ना, सरफेस लेवल पे देखो तो काफ़ी वैसा टॉपिक लगता है कि अरे इसमें तो क्या ही लिखूंगा, है ना। बट इकोनॉमी में मार्क्स आपको उसी को मिलते हैं जो आपकी क्लैरिटी होती है। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया है तो इन्फ्लेशन के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी के साथ लिखनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन क्या है, कितने टाइप का है, इन्फ्लेशन को कैसे, किस केसेस में इन्फ्लेशन जाता है ऊपर, है ना, और कैसे गवर्नमेंट इसको कंटेन करती है, आरबीआई का रोल क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल क्या है। तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये कोट हमेशा याद रखिएगा, जब भी इकोनॉमी का पेपर लिखिएगा ना, तो ये कोट याद रखिएगा कि आपको सिंपल बनाना है, ओवर सिंप्लीफाई नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेरे प्रिपरेशन का ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ। देखो, मेरे प्रिपरेशन का, इकोनॉमी प्रिपरेशन का ओवरव्यू सबसे पहला है कि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो नहीं किए। मेरे इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी लिमिटेड थे। ठीक है, काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज मैंने फॉलो किया था। दूसरा है कि मैंने बेसिक्स पे फॉलो किया और करंट अफेयर से अपडेटेड रहा खुद को। जो भी करंट अफेयर होता था उसका मैं नोट्स रखता था और उसको मैं बेसिक के साथ इंटीग्रेट करके आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करता था। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं कोशिश करता था कि झारखंड से रिलेटेड जो भी हैं, है ना, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में उसको जोड़ दिया जाए, उसको लिखा जाए, मेंशन किया जाए। और शायद यही एक रीज़न है कि मुझे मार्क्स भी अच्छे मिले हैं। रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बोला कि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं फॉलो किए, मैंने केवल और केवल एनसीईआरटी फॉलो किया। बेसिक्स के लिए ना मैंने केवल एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 11th वाला एनसीईआरटी है, 12th वाला एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी मैक्रो, बस। और इसके अलावा मैंने कोई थर्ड रिसोर्स स्टैटिक के लिए फॉलो नहीं किया। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैंने बजट पढ़ा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, योजना के भी कुछ आर्टिकल्स थे जो रिलेवेंट थे वो मैंने पढ़ा, और झारखंड इकोनॉमी के लिए मैंने स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स करी और जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बस। लेकिन इन चारों को मैंने बहुत रिलीजियसली पढ़ा, बहुत रिलीजियसली मैंने नोट्स बनाया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरी जो प्रिपरेशन थी ना, इन 4 मामलों में बिल्कुल ही मतलब रिवाइज इस तरह की बातें मैं यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ को। तो मेरा इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए थे। इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। चलिए अब मैं बताता हूँ कि मेरा एनसीईआरटी अप्रोच क्या था। देखो, डेली 1 आवर जो है ना, मैं एनसीईआरटी रिवाइज करता था। ये मैं मेंस डेज की बात कर रहा हूँ, मतलब जब मैं प्रीलिम्स हो गया है मेरा और मैं मेंस लिखने वाला हूँ तब की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मतलब अभी से मैं रोज़ 1 घंटा। तो एनसीईआरटी मैं रोज़ रिवाइज करता था। मैं रोज़ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना, जैसे फिस्कल वाला और फिर उसके बाद मॉनेटरी वाला, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर्स को मैं बहुत ही रिलीजियसली पढ़ता था। इसके अलावा मैंने इन्फ्लेशन, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर,
देखो ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक्स लार्ज टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन सब जो ये जो टॉपिक्स हैं इनके मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए थे, है ना। मैंने एनसीईआरटी से ही बनाए थे और थोड़ा करंट वगैरह जोड़ के इससे बहुत शानदार नोट्स मैंने बनाए थे, जो मैं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ना, इन टॉपिक्स मतलब ऐसा करो कि ये टॉपिक्स मुझे रटा गए थे, मैं ऑलमोस्ट रट लिया था ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का मैंने विशेष ध्यान रखा अपने आंसर राइटिंग में, वो ये है कि मैंने चार्ट्स एंड डेटा पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के पेपर में बनाया, है ना। आंसर राइटिंग मैंने चार्ट्स जो थे, चार्ट्स और डेटा पॉइंट्स, उसको बहुत अच्छे से किया। हर एक, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक जो पॉइंट था, स्पेशली जो बड़े पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ये बताया ना, ये सारे बड़े पॉइंट, ये सारे, इनमें मैं झारखंड का पॉइंट जरूर रखता था कि इन्फ्लेशन तो झारखंड में क्या इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी तो झारखंड में क्या पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट झारखंड का क्या स्टेटस है। तो इस तरह के ये जो बड़े टॉपिक्स थे, इनमें मैंने झारखंड का स्पेशल ध्यान रखा। जैसे एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो एमजी नरेगा से मैं झारखंड में जो एमजी नरेगा की स्थिति है उससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता था। अगर एमएसएमई पे क्वेश्चन आता है तो मैंने सोच रखा था कि मैं ट्राइबल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये जब मैं कनेक्ट करता था ना, तो मुझे लगता था कि वो एग्जाम जो है, एग्जामिनर जो है, इवेल्यूटेड जो इवेल्यूट करेगा मेरा कॉपी, उसको ये समझ आता था कि यार इस लड़के को, उसको चमकता था ये बात कि लड़के को अंडरस्टैंडिंग है। शायद यही रीज़न है कि वो मेरे फेवर में गया होगा, ठीक है। झारखंड के जितने भी मेजर स्कीम्स हैं, जैसे केसीसी हो गया, फूलो झानो स्कीम, सौभाग्य, है ना, ये इन सब स्कीम से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता था। एंड इट वाज आई थिंक वन ऑफ माई मेजर एडवांटेज ऑफ माई कॉपीज, कि जब वो मेरे कॉपीज देखते थे तो उनको लगता था कि नहीं यार, ये लड़का इंटर कनेक्शन तो कर पा रहा है। याद रखिए कि एग्जामिनर जो है ना, वो आप जब कनेक्ट करते हैं स्टेट के इशू को, उससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं है उनके लिए। दिस इज द लार्ज, मतलब दिस विल फेच मैक्सिमम मार्क्स। ये जो है ना, इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे अगर आप कर पाएँ। थोड़ा मुश्किल है, शुरू में थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर आप कर पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। अब कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो मैंने नहीं करे, है ना, जो आपको भी अवॉइड करना चाहिए। पहला है कि आई डिडंट रीड बल्कि मार्केट बेस्ड बुक। जो भी मार्केट में मटेरियल आ रहा है या बुक आ रहा है बड़ा सा, वो मैं नहीं पढ़ता था, मेरे से होता ही नहीं था, मुझे वो बहुत ही बोरिंग लगता था। तो इसलिए मैं वो मार्केट बेस्ड बुक्स नहीं पढ़ता था। मैं डेटा याद नहीं करता था, लेकिन ये मेरा एडवांटेज नहीं कहूँगा, मैं डिसएडवांटेज ही कहूँगा, क्योंकि मेरे बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो गए इस चक्कर में, है ना। मैं यूपीएससी की तरह ले रहा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आपको जेपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी में आपको डेटा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने ट्रेंड पे जरूर फोकस किया था और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेरी बहुत स्ट्रांग थी। तो ये आप मत लीजिए, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा आपको जेपीएससी अगर निकालना है तो, है ना। और सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने झारखंड स्पेसिफिक इकोनॉमी को इग्नोर नहीं किया, मैंने इसको भी उतना ही अर्जेंसी के साथ लिया जितना कि इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन। तो ये याद रखिए कि झारखंड का एग्जाम है, आपको झारखंड स्पेसिफिक इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे चीज़ों को ध्यान रखना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो झारखंड स्पेसिफिक इकोनॉमी आप बिल्कुल आप मत भूलिए, कोई भी झारखंड से रिलेटेड अगर डेटा है उसको आप लिख के रखिए, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब मेरी आंसर राइटिंग कैसी होती थी इकोनॉमिक्स में, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल इसी के बेसिस पे तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं ना, आंसर राइटिंग के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मेरा क्लियर फंडा था कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और एलैबोरेटेड आंसर लिखूंगा। तो मैं पहले हर कॉन्सेप्ट जो भी पूछता था उसको डिफाइन करता था तरीके से, जैसे मैंने बोला आइंस्टीन वाला कि आपको सिंपल करना है, तो मैं उसको प्रॉपर डिफाइन करता था इन डेप्थ। जैसे मान लो इन्फ्लेशन है, उसमें राइज इन जनरल प्राइस लेवल लिख के नहीं आ जाना है, उसको प्रॉपरली डिफाइन करना है, प्रॉपरली मतलब उसके हर एस्पेक्ट को मेंशन करना है। उसके बाद जो बॉडी है उसमें कॉजेज, इम्पैक्ट, गवर्नमेंट मेजर्स, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछता था, डायरेक्टिव जैसे पूछता था, उस हिसाब से मैं इसको उसका जो बॉडी है ना उसका, लेकिन मैं कोशिश करता था कि इस तरह से 3-4 पॉइंट्स आ जाएं। और कंक्लूजन में हमेशा वे फॉरवर्ड लिखता था कि इसके आगे क्या होना चाहिए, जिसमें मैं कोशिश करता था कि एसडीजी आ जाए, झारखंड रेफरेंस कुछ आ जाए, और डायग्राम फ्लो चार्ट्स तो करना ही करना है, मतलब वो तो नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। आप जब भी कंक्लूजन लिखो तो कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड, एसडीजी या झारखंड रेफरेंस, इस तरह का कुछ आप मेंशन करने की कोशिश करो, जिससे आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी सी मैच्योर लगेगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और डायग्राम फ्लो चार्ट इंक्लूड करना तो बहुत ही जरूरी है। दिस इज द फार वे
मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप इकोनॉमी में फॉलो करना है, ये स्ट्रैटेजी कि आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से डिफाइन करना है, बॉडी को अच्छे से स्ट्रक्चर करना है, और कंक्लूजन में थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग आपको कंक्लूजन डालना है। सिर्फ आप समराइज कर दोगे क्वेश्चन को, आंसर को, तो वो नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कौन से फैक्टर हैं जो मुझे लगता है कि मेरा मार्क्स बूस्ट किया होगा। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला जो इकोनॉमी का आंसर था ना, वो स्ट्रक्चर और डेटा बैक दिख रहे थे। मतलब जब मैं एग्जाम से निकला, एग्जामिनेशन हॉल से दिया, जब मैं कॉपी जमा कर रहा था, तभी मेरे को लग गया था कि नहीं, इकोनॉमी में तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज दैट कॉपी लुक्ड स्ट्रक्चर एंड डेटा बैक। मतलब जो भी मैं बोल रहा था, मैं उसको डेटा से सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, थोड़ी मेहनत हुई थी प्रिपरेशन में, बट इट अल्टीमेटली पेड ऑफ। हालांकि फाइनली तो नहीं हो पाया, बट ठीक है, मैं अपने इकोनॉमी के मार्क्स से खुश था, और इस बार भी मुझे लगता है कि अच्छा ही आया होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन मैंने 2 से 3 की स्टैटिस्टिक्स लिखे, वो भी सर्वे और बजट से। मतलब सर्वे और बजट को मैं घोल के पी गया था। आई वर्कड ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, और अगर कहीं पॉलिसी वॉलिसी की बात आ रही थी ना, तो आई ऑलवेज शोड द प्रैक्टिकल पॉलिसी एंगल। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि थ्योरी में लिख दिया कि हाँ अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रैक्टिकल पॉलिसी प्रॉब्लम है, मतलब अगर ई गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, तो ई गवर्नेंस का क्वेश्चन अगर आपको आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जो इलिटरेसी है, डिजिटल इलिटरेसी है गांव में, वो एक मेजर हिंड्रेंस है। इस तरह से आपको प्रैक्टिकल जब आप पॉलिसी एंगल लिखेंगे ना, तो आपको एग्जामिनर को हमेशा चमकेगा ये बात, जो एवेल्यूटर है उसको चमकेगा ये बात कि इसको ग्राउंड रियलिटी पता है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, और अब मैं फाइनली आप 14 जेपीएससी वालों के लिए क्या मेरा सजेशन है। देखो, पहला है स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो छोड़ो ही मत, एनसीईआरटी को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो कर लो मेन से पहले। और एक कोई करंट अफेयर सोर्स आप देख लो, कोई मैगजीन देख लो, कुछ देख लो, लेकिन जिसमें ठीक ठाक कवरेज हो करंट अफेयर का, और नोट्स बना लो कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, दूसरा, झारखंड इकोनॉमी के नोट्स बनाओ सेपरेटली, और अच्छे से बनाओ कॉम्प्रिहेंसिवली, उसमें भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हर वीक रिवाइज करो, क्योंकि इकोनॉमी ना काफ़ी डायनेमिक है। इस महीना कुछ है, अगले महीने कुछ हो गया, उसके अगले महीने कोई रिपोर्ट आ गया। जैसे मान लो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर 2-3 साल में ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आ जाती है, रिपोर्ट आ जाता है एक नीति आयोग का, और उसमें फिर नए डेटा मिल जाते हैं, उसमें फिर नई चीज़ें हो जाती हैं, नई तरह से पॉवर्टी पे देखने का एक नज़रिया आ जाता है, मेंशन हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इकोनॉमी काफ़ी डायनेमिक है, आपको इसीलिए इकोनॉमी पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसके नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा लीस्ट, लेकिन जो सबसे मतलब मैं कहूँगा लास्ट लेकिन लीस्ट नहीं है, वो है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, डेटा डायग्राम के साथ फुल लेंथ। ये जितना ज़्यादा कर सको भाई, इस पर मैं एम्फेसिस नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, कि यही कोर है, कोर ऑफ द प्रिपरेशन यही है कि आपको आंसर राइटिंग करना होगा। ठीक है, अगर ये चारों आप कर लेते हैं तो आपका 120 प्लस की गारंटी तो मैं देता हूँ। 120 प्लस कहीं नहीं जा रहा आपका, कितना भी खराब एग्जाम जाए 120 प्लस आपका इकोनॉमी में आ रहा है। ठीक है, ये चारों चीज़ अगर आप कर पाएँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जैसा जैसा मुझे समय मिलेगा मैं और भी वीडियो बनाते जाऊंगा, और मैं नोट्स पे भी काफ़ी काम कर रहा हूँ। आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, एग्ज़ाम कैलिबर, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे नोट्स शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही मैं अभी आंसर राइटिंग भी करवा रहा हूँ। आप मुझे रोज़ आंसर्स अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो उससे मैं एवेल्यूट कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।